नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको समय के उस झरोखे में ले जा रहा हूं जहां से हमारे गौरवशाली भारत की नींव पड़ी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये कोई मामूली कहानी नहीं, बल्कि भारत का वो स्वर्णिम इतिहास है जिसे दुनिया द डॉन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से जानती है। आज से 5000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्से विकास की राह खोज रहे थे, तब हमारे पूर्वज एक ऐसी विरासत खड़ी कर चुके थे जो अपने समय की सबसे उन्नत और विकसित सभ्यता थी। ये हमारे अस्तित्व का असली आरंभ है। अक्सर लोग समझते हैं कि हमारा इतिहास वेदों से शुरू होता है, लेकिन सच तो ये है कि ये समाज वैदिक काल से भी प्राचीन है। जिस समय मिस्र में नील नदी के किनारे पिरामिडों का सपना देखा जा रहा था और मेसोपोटामिया में दजला फरात सभ्यता अंगड़ाइयां ले रही थीं, ठीक उसी समय भारत में सिंधु नदी के तट पर एक उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता का निर्माण हो चुका था। यह विश्व की सबसे परिपक्व और आधुनिक सभ्यता थी। इस महान सभ्यता की खोज किसी रोमांचक फिल्म जैसी है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने इन टीलों को पहचाना। फिर एक गजब का संयोग हुआ। 1853 में ब्रंटन बंधु रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में यहाँ की प्राचीन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे इतिहास की नींव पर ट्रेन दौड़ाने जा रहे हैं। आखिरकार 1921 से 22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने खुदाई की और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के रूप में एक खोई हुई दुनिया को फिर से जीवित कर दिया। ये सभ्यता कितनी विशाल थी, इसकी कल्पना कीजिए। इसका विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। अगर आप मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को एक साथ जोड़ भी दें, तो भी हमारी सभ्यता उनसे 12 गुना बड़ी थी। उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक इसका डंका बजता था। अब तक इसके 1500 नगर खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 925 अकेले भारत में हैं। इतिहासकारों के बीच समय को लेकर कई बातें हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक पद्धति साफ कहती है कि इसका मुख्य काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। कुछ विदेशी इतिहासकार इसे बाहरी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साक्ष्य चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इसका निर्माण यहाँ के स्थानीय निवासियों ने ही किया था। यह पूरी तरह से एक स्वदेशी क्रांति थी। आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं इनका नगर नियोजन देखकर। इनके शहर शतरंज की बिसात की तरह ग्रिड पद्धति पर बने थे, जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी थीं और घर पक्की ईंटों से बने थे, जिनका अनुपात रेशियो एकदम सटीक और मानक था। उस समय के पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था कहीं और मौजूद नहीं थी। स्वच्छता के मामले में ये लोग आज से भी आगे थे। हर घर में अपना निजी कुआं और स्नानघर होता था। सबसे अद्भुत बात यह है कि इनकी नालियां ढकी हुई थीं, जो घर के कचरे को मुख्य सीवेज लाइन तक ले जाती थीं। सफाई के लिए इन्होंने बाकायदा मैनहोल बनाए थे। ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही आधुनिकता का दर्पण बन चुके थे। इनके समाज का ढांचा बहुत ही सुव्यवस्थित था। शहर 2 भागों में बटा था। एक पश्चिमी टीला सिटाडेल जो ऊंचाई पर था, जहां अमीर वर्ग और अधिकारी रहते थे और अनाज के बड़े भंडार थे। दूसरा था पूर्वी टीला, लोअर टाउन, जहां हमारे आम नागरिक, व्यापारी और हुनरमंद कारीगर रहते थे। ये उस समय के एक न्यायपूर्ण और संगठित समाज का प्रतीक है। अब बात करते हैं इस सभ्यता के गौरव मोहनजोदड़ो की। यहाँ का विशाल स्नानागार इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है, जो धार्मिक और सामूहिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। साथ ही यहाँ का विशाल अन्नागार अनाज को सुरक्षित रखने का एक वैज्ञानिक केंद्र था। ये उस दौर का सबसे सुनियोजित और केंद्रीय शहर था, जिसे सभ्यता की राजधानी कहना गलत नहीं होगा। अंत में भारत की धरती पर मौजूद इन 3 हीरों को देखिए। राखीगढ़ी, जो भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। लोथल, जहां दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह था, जहां से हम विदेशों तक व्यापार करते थे। और धोलावीरा, जो अपनी अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए आज भी प्रसिद्ध है। इस गौरवशाली इतिहास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ की अर्थव्यवस्था और कृषि। हमारे पूर्वज केवल शहर बसाना ही नहीं, बल्कि धरती का सीना चीरकर सोना उगाना भी जानते थे। उनकी मुख्य फसलों में गेहूं, जौ, सरसों, तिल, तरबूज और खरबूजा शामिल थे। इतना ही नहीं, नवाचार के मामले में वे पूरी दुनिया से आगे थे। वे दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास का उत्पादन किया और चावल के प्रमाण छोड़े। व्यापार को सुगम बनाने के लिए उन्होंने मानकीकृत तोल वेट्स की एक ऐसी प्रणाली विकसित की थी, जिसका उपयोग वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं उनकी कला और तकनीक की, जो उनके गहरे सौंदर्य बोध को दर्शाती है। वे लॉस्ट वैक्स तकनीक के माध्यम से तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि में निपुण थे। उनके द्वारा बनाए गए सोने, चांदी, हाथीदांत और मनके के आभूषण आज भी हमें उनकी कला का कायल बना देते हैं। यही नहीं, मिट्टी से बने उनके खिलौने और बर्तन ये बताते हैं कि उनका जीवन कितना रचनात्मक और आनंदपूर्ण था। लेकिन इस सभ्यता के साथ एक अनसुलझी पहेली भी जुड़ी है, उनकी चित्रात्मक लिपि। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है।
यह एक भावचित्रात्मक लिपि है जिसमें अक्षरों की जगह चित्रों का प्रयोग किया गया है। उनकी लेखन शैली भी अनोखी थी, जिसे बोस्ट्रोफेडन कहा जाता है, यानी अक्सर दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखना। जिस दिन ये लिपि पढ़ी जाएगी, इस सभ्यता के कई और गहरे रहस्य हमारे सामने होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों से एक और बड़ी बात सामने आती है, ये एक शांतिप्रिय समाज था। उत्खनन में तलवार, ढाल या कवच जैसे युद्ध के हथियार बहुत कम या नहीं के बराबर मिले हैं। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि हमारे पूर्वज आक्रामक होने के बजाय व्यापार और विकास में विश्वास रखते थे। उनका पूरा ध्यान एक सुव्यवस्थित और समृद्ध समाज के निर्माण पर था। अंत में हमें ये समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल कुछ पुराने खंडहर नहीं है, बल्कि ये हमारी भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों का प्रमाण है। हम उस महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं जिसने दुनिया को पहली बार व्यवस्थित रूप से रहना सिखाया। ये हमारी धरोहर है, हमारा गर्व है। जय हिंद, हिस्टोरिक इंडिया।